हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो रिवीजन है वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ ख़त्म करने वाले हैं। सो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस क्रोमोसोम। सो ये पूरा जो आपका बचा हुआ पार्ट था वो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड इसी के साथ हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन अपन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। लाइक या अपन एक तो वीडियो बना सकती हूँ मैं किसी टॉपिक पे, आप कमेंट कर सकते हो उस पे बना सकती हो, या फिर मैंने सोच रखा है कि आइदर आई विल मेक वीडियो ऑन प्लांट फिजियोलॉजी और आइदर आई विल मेक वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू योर पीवाईक्यूज। ठीक है, सो जो भी आपके पीवाईक्यूज होंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो लाइक आप उस वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और फिर वापस से चालू करिएगा, प्ले करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो अभी तक आई होप मैंने जितना भी समझाया है उतना आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दी साइटोस्केलेटन। सो अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करूँ, जैसे हमारा एक स्केलेटन है, एक ढांचा है, उसी तरीके से एक सेल का भी एक अपना ढांचा होता है जो कि उसको मजबूती प्रोवाइड कराता है। सो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ अ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा है ये? फिलामेंटस है और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या क्या आते हैं उसमें? माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिला के आप उसे क्या बोलोगे? साइटोस्केलेटन। इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, मोटिलिटी प्रोवाइड कराना एंड ऑल्सो शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये तीन काम है। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, दूसरा शेप मेंटेन करेगा, ठीक है, और तीसरा मोटिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। अब इस साइटोस्केलेटन में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये एक नॉर्मल सेल है जिसमें से हमने ऑर्गेनेली गायब कर दी ताकि आपको साइटोस्केलेटन दिखा सके। सो ये आपके हो गए क्या? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ से ओरिजिनेटेड आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? दिस इज योर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इस तरह पतले पतले माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो ये तीनों मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हो। साइटोस्केलेटन का फंक्शन है क्या क्या? एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा शेप और तीसरा क्या था? मोटिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, सो आई होप साइटोस्केलेटन कंप्लीट हो गया होगा ना। अब आते हैं मेन, दैट इज द सीलिया एंड द फ्लैजेला। सो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। सो सीलिया एंड फ्लैजेला, आपको ये तो पता है कि सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही मूवमेंट के काम आते हैं। ठीक है, आर द हेयर लाइक ग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की, किसकी? याद रखो यहाँ पे, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। Cilia are small structure which work like oars। oars का मतलब होता है वो चाकू बोलते हैं ना, जो नाव चलाने में काम आते हैं। ठीक है, सो जैसे आप लोगों ने केरला की बोट रेस देखी होगी, है ना, जिसमें कि एक डायरेक्शन में ही सारे जो चाकू हैं वो चलते हैं, बहुत सारे चाकू जो है वो चलते हैं, है ना। सो ऐसे ही हमारे सीलियास जो है वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपको पता होगा कि आपके जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें जो ओवरी से एग निकलता है, जो ओवरी से एग निकलता है उसको फिम्ब्रे कैच करता है। ठीक है, अब फिम्ब्रे कैच करता है तो यहाँ पर बहुत सारी सीलियास प्रेजेंट होती है। सो ये जो आपका एग है, इसको आगे कौन लेके जाता है? सीलियास लेके जाती है, और ये जो सीलिया है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तभी ये आपका फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाएगा। कौन? एग। ठीक है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो बेसिकली फैलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड उसमें भरा हुआ है वो मूव कर रहा है और उसके मूवमेंट की वजह से एग मूव करेगा। ठीक है, तो वो मूवमेंट कौन करा रहा है? ये सीलियाज ही मूवमेंट करा रहे हैं। या फिर अगर ये किसी सेल में प्रेजेंट होता
ठीक है? जैसे पैरामीशियम में सीलिया प्रेज़ेंट होता है। सो वहाँ पर भी आपके ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है? ताकि वो एक ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट शो कर सके, ठीक है? सो या तो सेल का मूवमेंट होगा या तो सराउंडिंग फ्लूइड्स का मूवमेंट कराएगा। नाउ फ्लैजुलास आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। सीलिया तो क्या है, ऐसे ब्रशेस जैसे लगते हैं, लेकिन जो फ्लैजुला होता है ना, वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है? वो इस तरीके से काफ़ी लंबा होता है, जैसे कि स्पर्म में देखा होगा, ठीक है? सो longer and responsible for the cell movement. Now, prokaryotic bacteria also possess flagella. ये important point है, ठीक है? But these are structurally different that of the eukaryotic flagella. आपके जो यूकैरियोटिक फ्लैजुला होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है? सो यूकैरियोटिक के जो फ्लैजुला है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं। The electron microscope study of the cilium and the flagella shows that they are covered with plasma membrane. So basically क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है? सो ये कुछ इस तरीके से फ्लैज बेसिकली अगर अपन बात करें स्पर्म की, अगर अपन बात करते हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल ही बना रही हूँ। तो अगर मैं स्पर्म की बात करूँ, सो ये हमारा उसका हो गया हेड, दिस इज योर मिडिल पीस, ठीक है? एंड दिस इज योर फ्लैजिला। सो फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला बेसिकली आपके आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, तो इसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है? नाउ their core called the exoneme possess a number of microtubule running parallel to the long axis. The exoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. मैं ये लाइन समझा रही हूँ, फिलहाल यहाँ पे रीड करो, अपन इसको डायग्राम से समझेंगे। Such an arrangement of a exonemal microtubule is referred to as 9+2 array. So basically यहाँ अगर आप देखोगे ये सेम डायग्राम हमको एनसीईआरटी में गिवन है, तो यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो कि इस तरीके से आपके ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है? दीज आर योर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और यहाँ पे आपको दो माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही है, इसके लिए हम इसको डबलेट भी बोलते हैं। ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल और एक ये वाला जो आपका डबलेट है, ये आपस में ब्रिज से कनेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। अब यहाँ पर एक सेंट्रल में भी आपके एक माइक्रोट्यूब्यूल दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है? और उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सेंट्रल शीथ, ठीक है? और आपके जो रेडियल स्पोक्स है ना, ये सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करने में काम करते हैं, ठीक है? अब वहां पर एक टर्म लिखा था 9+2 एरे। इसका मतलब ये है, ये टोटल रिंग कितनी है, ये डबलेट कितनी है? 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और यहाँ पे कितनी रिंग्स हैं? यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा। सो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब ये था, ठीक है? सो आपने देखा कि ये एक्सोनीम्स जो है ये कैसे अरेंज थी, ये आपके 9 डबलेट फॉर्म में अरेंज थी, रेडियली अरेंज थी, सारे सर्कल में अरेंज थी, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल डायग्राम में देखा, ठीक है? इसी अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल को हम 9+2 एरे से भी जानते हैं, ठीक? सो आई होप ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी कि क्या ये लाइंस जो है बोलना चाह रही है। नाउ the central tubule are connected by a bridge and is also enclosed by a central sheath। डायग्राम में देखा, दोनों आपस में ब्रिज से कनेक्टेड थे और आपस में सेंट्रल शीट से सराउंडेड थे, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke। ना और ये भी देखा था कि एक यहाँ पे रेडियल स्पोक ऐसे बनी थी जो कि कनेक्ट करती थी बाहर के पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स। अपन ने उधर क्या बोला था? इंटर डबलेट ब्रिज। इसको हम और क्या बोल रहे हैं? लिंकर्स भी बोल रहे हैं,
क्या बोल रहे हैं, लिंकर्स भी बोल रहे हैं। नाउ बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। सो आपके फ्लैजेला और सीलिया दोनों ही किससे अराइज्ड होते हैं, बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। ठीक है। सो आई होप ये पूरा सीलिया और फ्लैजेला वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है सीलिया, क्या चीज है फ्लैजेला। एंड ये 9+2 एरे का भी कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेंट्रोसोम एंड द सेंट्रियोल। सो बेसिकली जो आपके सेंट्रोल है, जो सेंट्रोसोम है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में ही देखने को मिलते हैं, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, इन सब में देखने को नहीं मिलते। ठीक है। सो ये बेसिकली आपके कैसे स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है और ये आपस में 90 डिग्री पर सिचुएटेड रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं ये। ठीक है। नाउ दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अब इनके आसपास क्या प्रेजेंट होगा, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है। बोथ द centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other as I have said। ठीक है, in which each has an organization like cartwheel appearance। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा कार्टव्हील अपीयरेंस आपको शो हो रहा है। ठीक है। नाउ they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। So यहाँ पर आपको ये fibrils दिख रही है, ये लंबी लंबी। ठीक है, ये लंबी लंबी। सो दीज आर मेड अप ऑफ 9 fibrils, मतलब ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, सो ये 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं। करेक्ट। नाउ किससे बनी है ये, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। वहां हमने क्या देखा था, डबलेट, यहाँ क्या देख रहे हैं, ट्रिपलेट। कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। सो ये जो ट्रिपलेट है, यहाँ पर ये फाइब्रिल्स जो है ट्रिपलेट्स का फॉर्मेशन कर रही है और इस तरीके से आपको माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, जैसे कि वहां लिंक्ड हो रहे थे, यहाँ पर भी ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, ये दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है। ठीक है। सो इन्हें बोलते हैं एसी लिंकर्स। एसी लिंकर्स क्यों, क्योंकि ये देखो, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये अगेन सी है, ये बी है और ये ए है। तो ए जो है वो हमेशा सी के साथ जुड़ेगा। सो दिस इज नोन एज ए सी लिंकर। ठीक है। नाउ the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous। यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है ना, सेंट्रल हब जिसे बोलते हैं, ये भी प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन का बना होता है। called the hub which is connected with the tubules of the peripheral triplet by a radial spoke made up of protein। और ये भी, ये आपके क्या है, these are your radial spokes। क्या है ये, these are your radial spokes, जो कि किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। Now the centriole from the basal body of the cilia or the flagella and the spindle fiber that give rise to spindle apparatus during the cell division in एनिमल सेल। सो बेसिकली यहाँ से इस तरीके से ये हमारा एक सेल है। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। सो ये जब सेल डिवाइड करता है, एनिमल सेल जब डिवाइड करता है, तो ये जो सेंट्रियोल है अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब ये दो सेट बन जाते हैं सेंट्रियोल के। एक सेट एक पोल पे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो दूसरे पोल पे आ जाएगा, इस तरीके से। एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करेंगे, जिनसे क्रोमोसोम्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कब, सेल डिवीजन के दौरान। सो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, जब सेल डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज टू बी स्पेसिफिकली इन द एनाफेज 1 में। आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये सेंट्रोजोम दिख रहा है।
ठीक है, जब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जहां से आपको एस्ट्रल रेज दिखाई देती हैं, दीज आर नोन एज एस्ट्रल रेज। इसे आप क्या बोलते हो? इन्हें आप बोलते हो एस्ट्रल रेज। ठीक है, मतलब बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है बट ऐसे रेज की तरह दिखती है, तो दीज आर नोन एज योर एस्ट्रल रेज। ठीक है, सो ये एस्ट्रल रेज जब दिखने लग जाती हैं और इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, दैट पार्ट इज नोन एज सेंट्रोसोम। ठीक है, सो इस तरीके से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल के यहाँ पर क्रोमोसोम से कनेक्ट रहते हैं सेल डिवीजन के दौरान। ठीक, नाउ दिस पार्ट दिस कंप्लीट्स योर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। आई होप ये पूरा समझ में आ गई होगी स्लाइड। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें, सो न्यूक्लियस क्या है? बेसिकली आपका डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड ये आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे? यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है एंड इसमें आपके जो जीनोम होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा जो भी लेखा जोखा है वो सब इस जीनोम, इस डीएनए में प्रेजेंट होता है, मतलब इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। So nucleus as a cell organelle was first discovered by Robert Brown as early as in 1831। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1831 में डिस्कवर किया था। Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by फ्लेमिंग। ठीक है, फिर बहुत सारी जो बेसिक डाइज थी, ठीक है, बेसिक डाइज, वो बेसिक वाला बेसिक नहीं, मतलब एसिड बेस वाला बेसिक। सो बेसिक डाइज जो थी वो यहाँ पर यूज करी गई थी न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। और फिर बाद में जो आपके साइंटिस्ट फ्लेमिंग थे उन्होंने इसको नाम दिया क्रोमैटिन। तो ये पॉइंट जो है याद रखना, बिकॉज ये वाला पॉइंट एज इट इज पूछा जा चुका है। ठीक है, now, the interphase nucleus, that is when nucleus is not dividing। ठीक है, आपके सेल डिवीजन में दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज वो फेज है जहाँ पे सेल डिवाइड करता है और इंटरफेज वो फेज है जहाँ पे सेल जो है वो रेस्ट करता है, डिवाइड नहीं करता। हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे आप क्या बोलते हो? क्रोमैटिन। ठीक है, उसमें क्या भरा है? बहुत सारा इस तरीके से क्रोमैटिन भरा पड़ा है। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी, जिसे आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियो लाई बोलते हो। तो क्या क्या हो गया न्यूक्लियस में? एक तो आपका क्रोमैटिन प्रेजेंट हो गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट हो गया एंड योर स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियो लाई प्रेजेंट हो गया। ठीक है, now electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer, called the perinuclear space। so जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, मतलब जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा न्यूक्लियर एनवेलप को, तब हमें पता चला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो दो पैरेलल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इस तरीके से। ठीक है, दो पैरेलल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिनके बीच का ये जो स्पेस है ये कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन अ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जीनोमिक मटेरियल और आपके न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, सॉरी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये जो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बैरियर प्रोवाइड करा रहा है अंदर के मटेरियल से, बाहर के मटेरियल से। ठीक है, नाउ द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स इन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बेयर राइबोसोम ऑन इट। सो ये वाला जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप समझोगे। यहाँ पर देखो दो मेम्ब्रेन्स दिख रही है, एक ये वाली मेम्ब्रेन और एक ये वाली मेम्ब्रेन। ये वाली स्पेस क्या है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस है।
ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो वो यहाँ से कंटिन्यूअस है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दैट इज टू बी वेरी स्पेसिफिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। नाउ at a number of places, the nuclear envelope is interrupted by a minute pores which is formed by the fusion of the two membrane. So अगर मैं सिर्फ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। सो बेसिकली ये इस तरीके से बनेगा एंड अंदर हमारे क्रोमैटिन पड़ा हुआ है एंड न्यूक्लियोलस पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियर कोर भी बोल सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियर कोर, क्या है, न्यूक्लियर कोर, ठीक है। अब ये बेसिकली क्यों है, तो जो जब भी आपका डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो जो भी आरएनए होगा वो आपका इसके थ्रू बाहर जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर जाएगा। जो भी प्रोटीन्स हैं उनका मूवमेंट इसी के थ्रू बाहर की तरफ होगा। These nuclear pore are the passage through which the movement of RNA and protein molecule take place in both the direction between the nucleus and the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से अंदर, साइटोप्लाज्म से बाहर, ये इन्हीं पोर्स के थ्रू कर सकता है। नाउ नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियर पर सेल, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, सेल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Variation in the number of nuclei are also frequently observed, ठीक है। सो कभी कभी आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाते हैं। सो अगर अपन बात करें फंगाई की, तो फंगाई में एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। क्या, दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। दैट इज वो इस तरीके से, इसे डाइकैरियन स्टेज भी बोलते हैं। इस तरीके से दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज मोर दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम मैच्योर सेल्स इवन लाइक न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके ले जा सके, ठीक है। न्यूक्लियस रहेगा तो स्पेस थोड़ी कम पड़ेगी, इसलिए न्यूक्लियस ही हटा दिया। एंड सीव ट्यूब सेल्स, जो आपके वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो सीव ट्यूब सेल्स रहते हैं उनमें भी आपके ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। Now, would you consider these cells are living? The nuclear matrix or the cytoplasm contain nucleolus and chromatin, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ लिया। अब एक बात बताओ, क्या आप इन सब सेल्स को लिविंग बोलोगे? ऑफ कोर्स बोलोगे लिविंग है, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसेस होंगी, यहाँ पर सारी की सारी मेटाबॉलिज्म जो भी हमारी प्रोसेस है वो होगी, इसलिए हम इसको, इस सेल को हम लिविंग बोलेंगे, ठीक है। नाउ ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलता है। The content of the nucleolus is continuous with the rest of this nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. So basically ये वाला पॉइंट पूछा गया था कि जो न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट होता है वो आपका कंटिन्यूस रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, क्योंकि न्यूक्लियोलस कैसा है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था, तो ये चीज याद रखना। देखा कितने, मतलब एनसीईआरटी की सिर्फ एक एक लाइन जो हम सोच भी नहीं सकते या ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं आएगा क्वेश्चन, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव
राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है एंड एज इट इज पूछा है। सो दिस इज अ साइट वेयर द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज। कहाँ की बात हो रही है? न्यूक्लियोलस की ही बात हो रही है कि यहाँ पर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। Larger and more nucleoli are present in cell actively carrying a protein synthesis। ठीक है, सो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोलस वहां मिलेंगे जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है, नाउ you may recall that the interphase nucleus that has loose and indistinct network of a nucleoprotein fibers called the chromatin। ठीक है, सो बेसिकली अब वो जो डीएनए वाला पार्ट है उसी की बात यहाँ पे हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट सेल्स डिवीजन स्टेजेस, सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस एंड द न्यूक्लियस। अपन फालतू की बात यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रोमैटिन के पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जिनका नेचर बेसिक है। ठीक है, वो वाली प्रोटीन्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये बेसिकली डीएनए को पकड़ के रखने में काम करती है। So a single human cells has approximately 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। इतना लंबा डीएनए हमारे छोटू से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। Among its 46 chromosome, that is the 23 pairs humans में। Every chromosome visible only in dividing cells। सारे के सारे क्रोमोसोम्स तभी दिखेंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। Essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called kinetochore is present। So basically अगर आप इस डायग्राम को नोट करोगे, so ये हमारा क्या है? एक क्रोमोसोम है। ठीक है, एंड दिस इज योर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम एंड यहाँ पर ये इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज योर सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन को, और यहाँ पे इस तरीके से डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, जहां पर आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होते हैं और सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सो constriction or the centromere on the side of which disc shaped structure called kinetochore is present। Now, centromere holds the two chromatids of the chromosome। अब बेसिकली ये क्या है? दिस इज योर क्रोमोसोम। लेकिन वहीं पे इसकी अगर हम एक ही आर्म की या एक ही उसकी बात करें, सो दिस इज योर क्रोमैटिड। जब दो क्रोमैटिड जुड़ जाएंगे सो दे विल फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, ये सिंगल भी क्रोमोसोम कहलाता है। लेकिन जब हम क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स जब मिलते हैं, जब उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, तो उसमें जो आपकी आर्म होगी उसको हम क्रोमैटिड बोलेंगे। नाउ, based on the position of the centromere, the chromosome can be classified into 4 types। अब जहां पर भी आपके कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उस जगह के बेसिस पर हमने क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया इनटू 4। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक एंड चौथा है टीलोसेंट्रिक। सो अगर मैं मेटासेंट्रिक की बात करूँ, सो मेटासेंट्रिक जो होता है ये बिल्कुल बीच में जहां क्रोमोसोम का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसे हम बोलते हैं क्या? मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक वो जगह होती है बस हल्की सी थोड़ी सेंटर से ऊपर के साइड में। ठीक है, थोड़ा सा दूर सेंटर से, तो उसे बोलते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वो क्रोमोसोम है जहां पर आपको बिल्कुल ही छोटा सा आर्म दिखेगा दोनों ही क्रोमैटिड का। ठीक है, और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल ही आपका कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, या ऐसे बोलो जो क्रोमैटिड है वहीं से अराइज हुआ होता है, वहां पर सेकंड जो आर्म होते हैं वो नहीं दिखते। ठीक है, सो the metacentric chromosome has middle centromere have forming two equal arms of the chromosome. Submetacentric chromosome has centromere,
slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter and one longer arm. In case of a acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas telocentric chromosome has terminal centromere. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary structures consisting a constriction at a constant location. This gives appearance of a small fragment जिसे आप क्या बोलते हो सैटेलाइट. तो बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दूं इस तरीके से, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया, दिस इज योर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो ये बेसिकली ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट. क्या बोलते हैं, सैटेलाइट. ठीक है. तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है यहाँ पर डायग्रामेटिकली. ठीक है. नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट. जो माइक्रो बॉडीज वहाँ पे दो लाइनें लिखी है ये भी हम पढ़ लेते हैं. Many membrane-bound minute vesicles called the microbodies that contain various enzymes such as both in present in both animals and plants. तो microbodies जो है वो आपके बहुत सारे एंजाइम्स को कैरी करती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है. सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आई होगी एंड पूरा अच्छे से एंजॉय किया होगा लेक्चर. सो इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आपने कुछ याद किया है इस लेक्चर से, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. थैंक यू सो मच.